यस, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं और इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बताइए आप लोग क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में कि इन एक्ट 1 प्रास्पेरो स्क्राइब्स द लॉस ऑफ हिज ड्यूकडम टू, अपने जो ड्यूकडम है उसके लॉस को वो किसको क्रेडिट देता है। क्रेडिट देने का मतलब किसको कंसीडर करता है कि इसकी वजह से जो है हमारा ड्यूकडम लॉस हुआ है, चला गया। तो आप सभी जानते हैं कि एलेंसो ने उसमें बहुत बड़ा, भाई एलेंसो का ग्रीडी नेचर था, एलेंसो का नेचर था जिसकी वजह से हुआ है। तो कुछ लोग जो है ऑप्शन ए बोल रहे थे। फिलहाल अभी देखिए ये आपका क्वेश्चन है। और आप लोगों में से बहुत से लोग जो है इसके जो आंसर को जो है वो बता रहे थे कि सर ये वाला आंसर है, पहला वाला, नेग्लिजेंस एज अ रूलर। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि ए सही है कि बी सही है। इसको आप लोग सोच लीजिए कि भाई ए सही है कि बी सही है, ये भी जानना जरूरी है। बी। बी सही है। और भी लोग अपने रिस्पॉन्स दें, आज बोलना है बी तो। सर। हाँ, बी फॉर बॉल सही है कि ए फॉर एप्पल। क्लियर है भाई? कितने लोग, कुछ लोग, अच्छा मैसेज भी आप लोग लिख रहे हैं तो मैं देखता था। बी सही है। बी सही है सर। अच्छा, अभी भी बीच बीच आधे रिस्पॉन्स ए के भी ढेर सारे रिस्पॉन्स हैं। अच्छा, तो जल्दी से करते हैं। कुछ जगहों पे मैं रुकूंगा सिर्फ इसलिए कि चीज़ों को क्लियर करूं। देखो, अब आप मुझे दो आंसर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको टेक्स्ट नहीं क्लियर है। जो व्यक्ति कहानी सिर्फ सुना रहेगा, तो वो क्या रहेगा, वो हमेशा डाउट में रहेगा। जो भी यूट्यूब चैनल वाले हैं या जो भी कोचिंग वाले हैं केवल कहानी सुनाते हैं, वो आपको टेक्स्ट कभी नहीं दिखाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से मैकबेथ का टेक्स्ट दिखा दे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके अलावा वो टेक्स्ट नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के आंसर को हम डायरेक्ट टेक्स्ट से देखते हैं और फिर वहां से समझने की कोशिश करते हैं जल्दी से। और ये हम आ चुके हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे आप कुछ लाइन में पढ़ रहा हूं और बहुत ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे ना प्रास्पेरो अपने भाई एंटोनियो के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से उनके थ्रोन को जो है इनके भाई ने असर्प कर लिया है। और वहां पे हम नीचे आते हैं और थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो लाइन स्पेशली है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाइन दी ध्यान दीजिए। Those being all my yesterday, those being all my yesterday, the government I cast upon my brother। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैं पढ़ रहा हूं? यस। यस सर। यस सर। So those being all my yesterday, the government I cast upon my brother, and to my state grew stranger। ध्यान दीजिएगा, ये प्रास्पेरो बोल रहे हैं कि मैं अपनी स्टडी में इन्वॉल्व हो गया और मैंने क्या किया, टू माई स्टेट ग्रीव स्ट्रेंजर, और मैं अपने राज्य के प्रति क्या हो गया, स्ट्रेंजर बन गया, क्योंकि मैं एक दूसरे क्रियाकलाप में बिजी हो गया। बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड रैप्ड इन सीक्रेट स्टडीज। ध्यान दीजिए, अब मैं पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट हो गया स्टेटली अफेयर से, और कहां पे डूब गया, सीक्रेट स्टडीज में। जो मैजिक स्टडीज होती हैं उनको सीक्रेट स्टडीज बोलते हैं, मैं उनमें डूब गया। फिर आगे लाइन, अब ये कुछ बस रेफरेंस ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भाई ये क्या बोल रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि आई प्रे दी मार्क मी, ध्यान दो मुझे बेटी मैं क्या बोल रहा हूं। आई दस नेग्लेक्टिंग वर्ल्डली इन्स, और इस तरह मैंने क्या किया, जितने भी वर्ल्डली इन्स थे, स्टेटली अफेयर्स थे एक ड्यूक के, वो सारे मैंने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिए। एंड ऑल डेडिकेटेड टू द क्लोजनेस एंड बैटरिंग ऑफ माई माइंड, और पूरा ध्यान पूरा अपने दिमाग को बेहतर करने पे अपने दिमाग की ओर लगा दिया।
विद दैट विच बट माई बींग सो रिटायर्ड, और इससे मैं क्या हो गया, लगभग मैं रिटायर्ड हो गया सारी चीजों से, ठीक है, जो स्टेटली अफेयर्स हैं, चीजें हैं। तो यहां पे एक लाइन देखें, नेग्लेक्टिंग वर्ल्डली इंड्स, लिखा है कि नहीं लिखा। और ऊपर जो हमने लाइन पढ़ी वो भी इस बात की ओर संकेत कर रही है। अब बता दो भाई, आंसर बी इज करेक्ट और आंसर ए इज करेक्ट। ए। हाँ, सब लोग बोलो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रीजन बहुत, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप कहानी पढ़ोगे तो कहानी पढ़ के बी मारोगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर इस तरह से पढ़ाई जैसे आप लोगों ने की है, जीआईसी तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। जो लोग कहानी पढ़ के जीआईसी निकालना चाहते हैं, दे आर इन मिस्टेक। और एक बात और समझ लो, आप इसलिए भी मिस्टेक में हो कि कहानी पढ़ के कुछ कहीं से नोट्स, कहाँ से आप लोग नोट्स जुटाते हो ना, नोट्स जुटाने की प्रक्रिया बंद कर दो, क्योंकि कोई नोट्स आपको वो चीज नहीं दे सकता है जो ओरिजिनल टेक्स्ट दे सकता है। तो अगर जुटाना ही है तो कुछ पैसे खर्च करो, और नहीं तो मेरे पास फ्री ऑफ कास्ट मुझसे लो पीडीएफ, उसके प्रिंट कराओ, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, ठीक है। तो वो जुटाओ और टेक्स्ट को जुटाओ, उसका प्रिंट कराओ, उससे पढ़ो अगर वास्तव में कुछ बेहतर करना है तो। मैं कल का ही पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ। ये शुरू की 5वीं पेज थे, मुझे पक्का पता था कि आप में से कोई नहीं पढ़ेगा, और ऐसा ही हुआ। सिर्फ 1 या 2 लोग को छोड़ के किसी ने इस टेक्स्ट को पढ़ा नहीं, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी कोई चीज़ दी जाती है तो कोशिश करिए कि उसके कुछ पेजेस जरूर पढ़िए जो आपको काम के लगे, काम की चीज़ ढूंढिए उसमें, है ना, अगर बेहतर करना है तो। नहीं तो फिर यह है कि आप भी थोड़े, आप जितने डाउट में ऐसे दूसरे भी बच्चे ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, आप दूसरों से अपने आप को अलग कैसे कर रहे हैं, ये रोज आपका प्रयास होना चाहिए। ये रोज आप जब रात में सोने जाएं तो आप सभी से मैं कहता हूं कि जरूर अपने आप से पूछिए। अच्छा, राघव ने पढ़ा है भी 20 पेज, चलिए बहुत अच्छी कोशिश। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरी तैयारी दूसरों से बेहतर चल रही है। अब दूसरों का मतलब ये मैं नहीं कहता हूं कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करोगे तो रोज निराश होगे। आपको बस ये जानने की कोशिश करना है कि हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम दोज कॉम्पिटिटर्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब ये बात बहुत ध्यान रखना है कि जो है, अगर आप दूसरों से अलग नहीं है तो फिर कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। आपको पता है हमारी यूपी की जनसंख्या खुद एक देश के बराबर है, जहां पे लगभग 22-23 करोड़ लोग रहते हैं, ना जाने कितने लोग इंग्लिश से एमए किए हैं। और ये जो जीआईसी चाहे यूपी पीजीटी, यहाँ तो लड़ाई बहुत ज़्यादा है। केबीएस और एनबीएस पीजीटी की बात करते हैं तो वहाँ लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं लड़ाई है ज़्यादा? रीजन है कि बहुत से लोग तो पहले ही केबीएस की तैयारी नहीं करेंगे, एनबीएस की नहीं करेंगे, डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है, सीटें कम आती हैं, इस वजह से भी लोग छोड़ते हैं। तीसरी बात कि बीएड भी मांगता है, तो अब बीएड तो सब है नहीं तो छोड़ देते हैं। चौथी बात कहता है 50% चाहिए पीजी में, 50% नहीं है बहुत से लोग के, वो भी छोड़ देते हैं। तो इतनी शर्तें हैं केबीएस एनबीएस के लिए, प्लस इंटरव्यू मस्ट। यहाँ क्या है, नो इंटरव्यू, नो बीएड, नो परसेंटेज। तो भाई लोग ही लोग हैं, सब लोग भर रहे हैं। दूसरी बात, यूपी को छोड़ के जितने भी राज्य हैं, यूपी इतना बढ़िया जगह हो गया है कि सबको बड़ा मजा आ रहा है। दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ आके रह रहे हैं। यूपी एक ऐसा जगह है कि किसी ऐसा कोई राज्य का लोग नहीं है जो इसमें न रहता हो, सबको यूपी भा जाती है धीरे धीरे, है ना। तो फिर लड़ाई बहुत ज़्यादा है, और अगर आप उस तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप आउट ऑफ द कंपटीशन हैं। अपने आप को कंपटीशन में मत गिनिए आप, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि किस तरह से जो है नेग्लिजेंस को रीजन माना जा रहा है। आई 10 नेग्लेक्टिंग वर्ल्डली एंड्स, ठीक है, ये भी लाइन बता रहा है। और उसके ऊपर जो मैंने आपको लाइन बताया वहां भी ये चीज क्लियर है। ये केवल टेक्स्ट से क्लियर हो सकता था। इसी तरह जो भी हमने पढ़ाया, हमने आपको सबका टेक्स्ट दिखाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ भी देखिए, दोज बीइंग ऑल माई स्टडी द गवर्नमेंट आई कास्ट अपॉन माई ब्रदर एंड टू माई स्टेट ग्रीव स्ट्रेंजर। यहाँ भी एकदम पूरी बात क्लियर है। अच्छा, मैं ये क्यों अंडरलाइन करा रहा हूँ
क्यों 2 बार बता रहा हूं? बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड रैप्ड इन सीक्रेट स्टडीज, ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि अब उस तरीके से सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है जैसे आपने की है। इन कोटेशंस को याद करिए। मैं 3 बार आपके सामने पढ़ा हूं तो आप जरूर कम से कम 2 बार पढ़िए। अपनी कॉपीज पे इन लाइन को नोट करिए। जो आपके नोट्स बन रहे हैं वहां केवल कहानी ही मत लिखिए, वहां पे ये जो टेक्स्ट है वो लाइन लिखिए, और जब आप कभी फ्री हो तो इन लाइन को गुनगुनाइए, मन में पढ़िए, बोलिए। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये आपको बताएगा यस यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यस यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। क्योंकि आप 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से केवल 1% और 10 नहीं, मैं कहूँगा 100 या कह लीजिए 200, उसमें से कोई 2 आदमी आपको मिलेगा जो आपको कोटेशन के साथ बता पाएगा कि इसका आंसर और रीजन ये है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, ये आपको अलग करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। अच्छा, जब यहाँ पे हम आ ही गए हैं तो यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, लेकिन वो बात मेरा प्रश्न से शुरू होगा। और मेरा प्रश्न ये है आपसे कि प्रॉस्पेरो जो है इस आइलैंड पे आए हैं कितने साल पहले? क्योंकि जब वो अपने स्पीच की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि हम लोग कितने साल पहले यहाँ पे आए। स्पीच की शुरू करने 12 years ago. 12 ईयर सिंस, ये लाइन बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है। तो अगर प्रॉस्पेरो यहाँ पे 12 ईयर सिंस आए हैं, पहले आए हैं, तो इनकी लड़की उस समय, यानी जो हमारी हीरोइन है मिरांडा, सी वॉज हाउ मच ऑफ एज एट दैट टाइम? 3 years. 3 ईयर्स ओल्ड। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो मिरांडा की उम्र अभी आज की डेट में कितनी हो चुकी है? सर 16। अरे वाह लगा है 16वां। आप बोलेंगे 15 या 16, ठीक है, इसलिए क्योंकि भाई 12 और 3 15 हो गया, ठीक है। तो अब वो कोई भी समय हो सकता है, 15वां चल रहा है या 15वां कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। तो आप कोई भी एक टाइम ले सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं 15-16, ये दोनों अपने माइंड में रखिएगा। तो अगर 15 साल आ जाए तब भी सही है, 16 साल आ जाए तो भी सही है। हाँ, और में आप रहिएगा, ठीक है। ये लाइन मैं आपको दिखा दूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जब ये इनसे बोलते हैं, पेज नंबर 4 पे। और ये लाइन आप बिल्कुल ध्यान दें, पेज नंबर 4 में आ गया। ओ देखिए, अब यहां देखिए क्या लाइन है। ये बता रहे हैं कि आई डू नॉट थिंक दाउ कांस्ट, मैं ऐसा नहीं सोचता कि तुम नहीं कर सकती, मतलब तुम याद नहीं कर सकती क्या? फॉर देन दाउ वाजंट आउट टू 3 ईयर्स ओल्ड, कि तुम उस समय 3 साल से ज्यादा नहीं थी, यानी ज्यादा नहीं थी, 3 साल की हुई नहीं है, 3 साल से कम ही थी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 15 विल बी द मोस्ट परफेक्ट आंसर, और 16 भी हो सकता है यदि 12 पूरा हो गया तो मतलब 16 के आसपास, तो 15-16। तो अब ये एकदम क्लियर बोलना है कि देखो तुम जो है उस समय 3 साल की होगी, तुम याद करो। तो ये कह रही यस सर्टेनली सर आई कैन, इसको भी याद आ रहा है कि हम 3 साल के थे। आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी बात और दिखाता हूं मैं आपको टेक्स्ट में, जो मैंने बोला कि कितने साल पहले आते हैं। तो यहां पे देखिए एकदम लाइन दिख रहा है आप सभी को कि 12 ईयर सिंस मिरांडा, 12 ईयर सिंस दाई फादर वाज द ड्यूक ऑफ मिलान, प्रिंस ऑफ पावर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. बिल्कुल, यस सर। हाँ। तो विद टेक्स्ट देखिए भाई, इसका मजा कुछ और ही है। जल्दी जल्दी करते हैं, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं आप, और आप क्वेश्चन को रीड करिए, अपने जवाब सोचिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, द फैक्ट दैट प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा सर्वाइव द असरपेशन इज ड्यू टू, ठीक है, मतलब वो उस असरपेशन के दौरान अपने आप को बचा पाए, तो क्या रीजन था? बिल्कुल, द आंसर विल बी गुंजाइलोज, आंसर ए। ठीक है, गुंजाइलोज हेल्प। तो बहुत सही। तो ये ध्यान रखना है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीआईसी, तो बार बार मैं रुकूंगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ गुंजैलो। तो जितने भी जीआईसी के लिए इंटरेस्टेड है प्लीज इन क्वेश्चंस को लिख लेंगे कि व्हाट इज द प्ले दैट हैज बीन प्लेड बाय द कैरेक्टर गुंजैलो। इज वेरी हेल्पफुल एंड हॉनेस्ट पर्सन। सिर्फ इतने में बात खत्म कर देंगे? तो आपको सबसे पहले तो ये बोलना पड़ेगा कि ही वाज द काउंसलर ऑफ
हाँ, द किंग आर वेरी फेथफुल टू द किंग, है ना, एंड वन ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है, ऑफ द कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ मिलान, ठीक है। तो ये आप बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ कोटेशंस आपको बताने पड़ेंगे, कुछ कोटेशंस लीजिए उनके लाइफ से रिलेटेड। अभी आप गोंजाइलो के बारे में बहुत कुछ है जो नहीं जानते हैं, सिर्फ आप एक इतनी कहानी सुने हैं ना, तो कहानी से सिर्फ इतना ही आपको पता है कि गोंजाइलो बस एक फेथफुल आदमी है, लेकिन गोंजाइलो बहुत बड़ा थिंकर है। इस जब प्ले को आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि गोंजाइलो इज अ ग्रेट थिंकर, बहुत बड़ा थिंकर है, और वो उसके प्ले में जो डिफरेंट स्टेटमेंट है उससे पता चलेगा। अभी एक क्वेश्चन भी है, मैं दिखाऊंगा आपको, तो आप याद रखना कि ये मैं क्वेश्चन आपको दे चुका हूं, और अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वहीं से आपके इसके आंसर भी निकलेंगे ढेर सारे, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ गोंजाइलो, ठीक है। और ये आप लोग लिखिए, जो मैं क्वेश्चन बोल दूं यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको लिखना है, और लिखने के बाद आप ग्रुप में सेंड करिए कि सर ये आंसर है मेरा। मेरे को समय मिलेगा तो मैं चेक करूंगा, नहीं मिलेगा तब भी कोई बात नहीं, सरसरी निगाह देख लूंगा, ठीक है। लेकिन आप कम से कम काम करके भेजिए जरूर, यदि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीआईसी और वास्तव में आप बेहतर और अलग दिखना चाहते हैं दूसरों से, तो अब ध्यान दीजिए। तो गोंजाइलो के कैरेक्टर की एक बात तो आपको समझ में आ गई है कि वो हेल्पफुल है, ऑनेस्ट है, जो मिनिस्टर्स हैं उनमें से एक है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, ठीक है। अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ उसकी तो मिलान की, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक मिनट, हाँ, बढ़ने से पहले कम से कम मैं आपको इसलिए पेज नंबर आप लोग लिखते जाइएगा। अभी मैंने जो कोटेशन दिखाया वो किस पेज नंबर के थे, इसके पहले जल्दी बताओ ग्रुप से किस किस पेज नंबर के मैंने आपको कोटेशन दिखाया। आवाज ही नहीं आ रही, मुझे आवाज चाहिए तुरंत। 4 और 5 को दिखाए थे आपको मैंने, ठीक है। अब आइए पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 नोट कर लो पेज नंबर, और गोंजाइलो का नाम लिखो, उसके बाद लिखो पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे पूरा जो है गोंजाइलो से रिलेटेड पूरा स्टेटमेंट आया हुआ है। ये देखिए क्या लिखा है, बाई प्रोविडेंस डिवाइन, ये ईश्वर की सुप्रीम, ठीक है, इच्छा थी, उसकी वजह से क्या हुआ, सम फूड वी हैड एंड सम फ्रेश वाटर दैट नोबल नियोपॉलिटन गोंजाइलो। तो इनको क्या गोंजाइलो ने दिया, कुछ फूड दिया और कुछ फ्रेश वाटर दिया है। और क्या हुआ, आउट ऑफ हिज चैरिटी, ठीक है, अपनी चैरिटी की वजह से, ठीक है, उन्होंने ये चीजें हमें दी। हु बीइंग देन अपॉइंटेड मास्टर ऑफ दिस डिजाइन। और वास्तव में ये जो मतलब गोंजाइलो ऐसा नहीं कि अपने आप आ गया, गोंजाइलो को ही ये काम दिया गया था। डिजाइन क्या है कि इन दोनों को जाओ समुद्र में छोड़ दो, और वहाँ पे पहले लेके जाओ शिप के साथ, फिर तुम्हें घुमाने ले चल रहे हैं, और फिर वहाँ पे जाओ अचानक शिप के पास, जब बीचों बीच में पहुँचो तो एक छोटा सा बोट का पहले से इंतजाम रहेगा, अचानक उन्हें फोर्स करो कि इन्हें बोट में वो चले जाए, और फिर उसके बाद से तुम चले आओ, तो इस तरह मर जाएंगे। खाना वाना नहीं मिलेगा, इतना बड़ा समुद्र है, कहाँ जाएंगे, है ना, तो मर जाएंगे। तो काम इसी को दिया गया था, लेकिन ये एक अंदर से अच्छा व्यक्ति था, इसको दया आ गई। बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी कि राजा कहता है कि जाओ तुम इसको मार देना, सैनिकों को भेजता है 2-4 लोगों के साथ, और जिसको मारने का हुक्म देता कहता है इसको मार दो। तो वो जब जाते हैं सैनिक बेचारे, यहाँ जिसको भी ड्यूटी दी गई रहती मारने का, उन्हें दया आ जाता है कि मैं इन्हें क्यों मारूं, तो वो छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सी फिल्में हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं, ठीक है, कि जिसको भेजा है राजा ने उसको अचानक दया आ गई और उसने उस व्यक्ति को नहीं मारा, छोड़ दिया, है ना। ऐसी बहुत सी फिल्में आप लोगों ने सुनी होंगी और कहानियां सुनी होंगी। तो ऐसा ही कुछ गोंजाइलो के साथ है। गोंजाइलो मंत्री हैं, इनको भेजा गया कि मार दो, लेकिन गोंजाइलो हृदय से अच्छे हैं और ये जानते हैं कि ये गलत काम मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए छोड़ देते हैं और साथ ही साथ इनकी हेल्प भी करते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या, डिड गिव अस विद रिच गारमेंट्स, ये भी ध्यान देना, क्या दिया, मुझे रिच गारमेंट्स भी दिए, लिनेंस, ठीक है, स्टफ्स, कुछ चीजें और भी दी, और नेसेसरीज विच सिंस हैव स्टीडेड मच, ठीक है, जो चीजें काफी दिनों तक हमारे साथ बनी रही। सो हिज जेंटलनेस
नोइंग आई लव्ड माई बुक्स, और सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर कितनी जेंटलनेस है कि वो जानता है कि मैं बुक को लव्स करता हूँ, मैं बुक्स को लव करता हूँ, तो ही फर्निश्ड मी फ्रॉम माई ओन लाइब्रेरी, उसने मेरे खुद के लाइब्रेरी से विद वॉल्यूम्स, ढेर सारी वॉल्यूम्स जो है अच्छी अच्छी बुक्स की मुझे प्रोवाइड कराया। ठीक है, आई प्राइज एबव माई ड्यूकडम, और उन चीज़ों को, उन बुक्स को जिन्हें मैं अपने ड्यूकडम से ऊपर रखता था, उन सारी चीज़ों को उसने मुझे दी। तो ये देखिए पूरा उनके लिए लाइन है। अगर वास्तव में आप इन लाइंस को प्रिपेयर करते हैं, रीड करते हैं सोने से पहले, अपनी कॉपी में नोट किए हैं, तो आपको कितना आप अलग अपने आप को फील करेंगे आप सोच भी नहीं सकते, और लिटरेचर का कितना एंजॉय आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रास्पेरो के कैरेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, सॉरी गोंजालो के, और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, कोई भी फैक्ट आप भूलेंगे नहीं, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एलांसो फाइंड्स आउट दैट प्रास्पेरो इज स्टिल अलाइव बिकॉज, एलांसो को पता चलता है कि प्रास्पेरो अभी भी जीवित है, कैसे? Ariel charges him with betraying Prospero. सोच लीजिए कि क्या आंसर होगा, और आपको जवाब भी देने हैं। अगर आंसर आप बोल रहे हैं ए, तो रुक जाइए, अभी कैसे पता चलता है? तो एरियल चार्जेस हिम विद बिट्रेइंग प्रास्पेरो, द मैजिक एलांसो सीज कैन ओनली बी डन बाय प्रास्पेरो, प्रास्पेरो अपीयर्स बिफोर हिम, हिज सन फर्डिनेंड टेल्स हिम। तो क्या इसमें से आंसर होगा? बोलिए भाई। ए आंसर 3 लोगों ने दिया है, व्हाट अबाउट अदर्स? मैक्सिमम लोग स्टोरीज को पढ़ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। ठीक है, वो सब मुझे पता चलती है। कम से कम जो है एक बार आप स्टोरीज को पढ़िए, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो अपलोड की जाती है, उनको देखिए जब भी फ्री हों, आप स्पीड में करके देखिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। आप कहानी सुन के सिर्फ बहुत ज़्यादा जो है टैलेंटेड नहीं हो सकते, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ बताई जाती है एक बार में आपके दिमाग में कितना रहता है, सब याद नहीं हो जाता है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे और जवाब चाहिए भाई। एक देखिए, मैंने आप सभी से बोला था, इस बात को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिए। यदि आप यहाँ ग्रुप में हैं, एक्टिव हैं, कल तो मैंने इसलिए सबको छोड़ दिया था क्योंकि कल क्या था, संडे था। मुझे लगा कि संडे, शायद कुछ लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, पढ़ा दिया। तो मुझे लगा संडे के लिए किसी को एक्शन नहीं लेना है किसी लिए, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ूंगा। जितने भी लोग ग्रुप में हो, सबका मुझे जवाब टाइपिंग में आना चाहिए, और जो बहुत कॉन्फिडेंट है वो बोल के भी बता सकता है। ठीक है, या जिसको जैसे अच्छा लगे, लेकिन मुझे आपके जवाब आने ही चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है हर क्वेश्चन का, तो फिर गड़बड़ है। आपको जो समझ में आ रहा है दो, अच्छा लगे चाहे वो अच्छा हो, सही हो, ये मत सोचिए आप। चलिए, तो पहला वाला ऑप्शन ज़्यादातर लोगों ने दिया है, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप मुक्ता ये बताइए कि आप ए आंसर क्यों बोल रही हैं? हेलो, हाँ बोलिए मुक्ता। सर कंटेंट नहीं पता है, लेकिन ऐसा लगा ही थोड़ा सा। सर एक्ट 3 सीन 3 में जब एरियल आता है हार्पी के उसमें रूप में, तो वो बताता है कि तुम लोगों ने इसके साथ ऐसे उसको चीट किया था, तो उस वजह से तुम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सही, बहुत सही। देखो, आपने मन से लग रहा है कल वाले लेक्चर को सुना है, जो वीडियोज के दौरान मैं बता रहा सर, बट मेरे को एक डाउट है। जब उसमें एक्ट 3 में जब हार्पी के रूप में वो आता है, तो वहाँ पर सिर्फ वो 4 लोग होते हैं, गंजालो होता है और अलेंजो और एंटोनियो और सेबास्टियन। तो स्टीफेनो, ट्रैंकुलो और जो कैलिविन होते हैं, वो उसमें नहीं होते हैं जब एक्ट 3 और सीन 3 में। तो वहाँ उनको जरूरत ही नहीं बताने की, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो सिर्फ आपका क्वेश्चन है, एलेंसो फाइंड्स आउट द प्रास्पेरो इज स्टिल अलाइव बिकॉज। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में शायद आपने ये बोला था कि वो लोग वहाँ पे होते हैं सारे इटालियन लोग जो हैं, तो उसमें वो 4 होते हैं, बस वो नहीं होते। तो हाँ, तो हो सकता है ना, उसको देख लेंगे वो कोई। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन, हाँ ठीक है, आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। तो चूंकि अब जब हम लेक्चर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो आप सभी को मैं बताऊं, इतना समय नहीं होता कि हम रोक के चीज़ों को देखें, और इतनी माइनर फैक्ट्स हैं, कुछ
तो कभी कभी मिस हो जाते हैं, तो वो कोई बहुत वो नहीं है। आपने क्वेश्चन पूछा है, उसको मैं जवाब बाद में भेज दूंगा देख के क्लियर करके, क्योंकि देखना पड़ेगा वीडियो में कभी कभी कोई चीज़ और होता है, टेक्स्ट, तो हमें केवल टेक्स्ट के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। तो हम देख लेंगे फिर उसके बाद बता देंगे, है ना। अभी फिलहाल इसका आंसर ए इज करेक्ट, क्योंकि आप सभी को मैंने कल बताया था कि हार्पी के रूप में वो आता है, ठीक है, एरियल, और हार्पी के रूप में आता है। फिर इन सब लोग को दावत वावत दी जाती है, सब लोग खाते पीते हैं, और फिर उसके बाद से जो है ये सबको बारी बारी से बताता है कि तुम लोगों ने कितना बड़ा गुनाह किया है, ठीक है। तो ये जो है, तो अब यहीं पे सबको पता चल जाता है, ठीक है। जब वो सबको चार्ज करता है, नहीं सबको ओपन करता है उनके राज, उनको बताता है, हड़काता है कि आप लोगों ने गलत काम किया है, आप लोग इसके लिए पछताइए, रिपेंट करिए, ठीक है। तो फिर सीधी सी बात है, इसका मतलब कि भाई एरियल को कैसे पता चला, इसका मतलब कि एरियल भाई प्रास्पेरो जिंदा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, और सिर्फ वही बता पाएगा जिसने वास्तव में मन से पढ़ा है चीज़ों को, ठीक है। नहीं तो मैक्सिमम लोग बी आंसर बता रहे हैं। द मैजिक एलेंसो कैन सी ओनली बी डन बाय प्रास्पेरो। तो उसे क्या पता, एलेंसो को क्या पता है कि मैजिक प्रास्पेरो कर रहा है कि कौन कर रहा है। अब बताओ, जब एलेंसो के सामने प्रास्पेरो कभी आया ही नहीं, तो आप बताइए एलेंसो किस तरह से सोचेगा, ठीक है। तो ये बात हो ही नहीं सकती। तो ये जितने भी ऑप्शन हो सही नहीं है। अगर आप डिलीट मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे तो इसके 3 ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि देखो आप 3 ऑप्शन हो ही नहीं सकते। प्रास्पेरो अपीयर्स बिफोर हिम, ये भी गलत है। हिज सन्स फर्डिनेंड टेल्स हिम, फर्डिनेंड मिलता ही नहीं है। फर्डिनेंड पहली बार बताइए इस प्ले में आपको फर्डिनेंड कब मिलता हुआ दिखाई देता है अपने पिताजी से? जल्दी जल्दी फास्ट। वो तो जब ही आता है जब उसकी 4th में उसकी मैरिज होती है उसके साथ, और जब वो पिता उसको सबको बोलिए बोलिए। सबको माफ कर देता है, प्लस वो है जो किंग होता है जो यही राघव। स्टार्टिंग तो का। फिर अब राघव, अब थोड़ा आपने एक्ट 3 सीन 3 वो तो बड़ा अच्छा बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप और करेक्ट करिए। एक्चुअली ना देखिए, वो पहली बार एक्ट 5, ठीक है, सीन 1 यहीं पे मिलते हैं अपने पिताजी से, ठीक है। सर वो तो वेडिंग, वहाँ तो वेडिंग होती है उनकी, मिरांडा और फर्डिनेंड। वेडिंग कब होती है बताओ? एक्ट 4 सर सीन 2 में होती है। एक्ट 4 सीन 1 वेडिंग नहीं हो रही है, बस वेडिंग से रिलेटेड जो भी इनको लग रहा है एक छोटा सा उनके एंटरटेनमेंट के लिए मास का आयोजन करते हैं। तो ये याद रखना, ये एक्ट 4 सीन 1 की बात हो रही है, ठीक है। बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिए आप लोग, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक्ट 4 सीन 1 में क्या होता है? मास का आयोजन होता है, यानी जो आप देखते हैं कि जो भी लोग आके जो हैं 3-4 जो हैं देवियाँ आती हैं, गॉडेसेस, वो लोग आते हैं, सब लोग अपना अपना ब्लेसिंग देते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा उन लोग के लिए इंटरटेनमेंट का आयोजन करते हैं। और ये मास इसलिए भी होता है क्योंकि प्रास्पेरो अपना यहाँ पे पहली बार एडमिट करते हैं, उनको पूरी तरह से कहते हैं कि अब मेरी बेटी तुम्हारे हवाले और तुम्हारी शादी को मैं एग्री करता हूँ। तो उनकी खुशी में ये चीज़ें करवाते हैं ये। अब इसके बाद ध्यान देना कि एक्ट 4 सीन 2 में हम क्या देखते हैं कि आपको पता है, इसी मार्क्स के दौरान हमें पता चल जाता है कि एक बड़े प्लॉट हुआ रहता है। क्या प्लॉटिंग हुई रहती है इसी मार्क्स के दौरान हमें पता चलता है। क्या प्लॉटिंग हुई है बताइए? स्टीफेन और वो ट्रैंकुलर और कैलियन होते हैं जो उसको प्रोसेस को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उसको पता चल जाता है, एरियल बता देता है। एरियल चूंकि छुप के सुन रहा होता है जब वो लोग प्लान कर रहे हाँ, होते पेड़ हैं। के पीछे, तो वो उसे बता देता है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। तो एरियल बता देता है, तो ये तुरंत जो है क्या करते हैं, जो मास्क है उसको रोक देते हैं। हालांकि ये एंडिंग चरण में ही चल रहा था, डांसिंग वगैरह, तो ये रोक देते हैं। अब जब रोक देते हैं तो ये पता चल जाता है। फिर उसके बाद से क्या करते हैं, ये भाई होता है कि चलो उन्हें पकड़ो। फिर उसके बाद से क्या होता है कि यहीं पे रिक्वेस्ट करते हैं कौन, एरियल, कि आप जो है थोड़ा सा दया करिए इन लोगों के ऊपर। चूंकि मैं गया था वहाँ पे, तो वो लोग बहुत ही दुखी हैं, है ना, अपनी गलती को मान रहे हैं। तो इस तरह एक्ट 4 सीन 2 तक यही सब चलता है। फिर एक्ट 5 सीन 1 में हम पाते हैं कि प्रास्पेरो बोलते हैं उनसे, एक्ट 4 सीन 2 तक ही बोल चुके हैं कि आप सबको बुला के लाइए, एक जगह सबको एकत्रित करिए और मैं सबसे मिलूंगा, ठीक है। और एक्ट 5 सीन 1 में सब लोग को एरियल लेके आते हैं एक प्लेस पे, और वहाँ पे फिर ये बारी बारी से सबसे बात करते हैं। और जब ये बात कर लेते हैं, उसी बात करने के बाद ठीक जब ये सबको हड़का चुके रहते हैं, बता चुके रहते हैं, सब लोग अपनी गलती मान लेते हैं, तब हमारे सामने कौन आते हैं? फर्डिनेंड एंड मिरांडा, दोनों एक साथ आते हैं।
ठीक है, तो ये एक्ट 5 सीन 1 की बात है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस नो तो बोलते ही रहिए, एक बात समझ लीजिए आप लोग, मतलब नहीं भी समझ में है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज जवाब दीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर हमें बताइए। अगर आप में से एक कोई जवाब देगा तो मैं मानूंगा कि नहीं समझ में आ रहा है। तो क्लियर है कि नहीं भाई? सबके मैसेज बॉक्स में आने चाहिए, जब मैं बोलूँ क्लियर है कि नहीं तो यस जवाब आने चाहिए। अगर आप बोल नहीं सकते तो मैसेज लिख के बताइए मैक्सिमम, फटाफट। मैंने आपको ढेर सारी पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, ये सब आपके माइंड में होने चाहिए। एक्ट 4 सीन 1 क्या हो रहा है, मास्क है, ये पहली बार जो है प्रास्पेरो कंसेंट दे देते हैं कि यस अब तुम्हारी जितनी भी सफरिंग थी सब ओवर हो गई, ये सारा टेस्ट मैं जानबूझ के कर रहा था, अब तुम्हारी शादी हो जाएगी। और फिर उन दोनों को खुश करने के लिए मास्क का आयोजन करते हैं। उसी दौरान उन्हें पता चलता है उनके खिलाफ प्लॉटिंग की गई है। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है पकड़ो। फिर वो डेविल वाली लाइन आती है जो मैंने कल बताया था कि व्यक्ति को नर्चर कैन नॉट स्टिक टू, ऐसे करके था ना, वो लाइन थी, वो लाइन अभी मैं फिर आपसे बात करूंगा, ठीक है। जब मैं आपसे मैं जानबूझ के आधी लाइन बोलता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप में से मुझे जवाब मिले, लेकिन मुझे आता नहीं है, तो ये फिर दुख देता है, क्योंकि जब 4 बार इसके पहले बता चुका हूं मैं, तो अब आपके मुंह से पूरे पूरे सेंटेंस आने चाहिए। मैं तो आधा ही बोलूंगा, जानबूझ के बोलूंगा, और मैं क्यों याद करने जाऊं? आई एम नॉट गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। तो आपको याद करना है। आप तुरंत जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं उस दिन बोल रहा था बार बार, और आज फिर मैं बोल रहा हूं, मैं देखता हूं फुल फायदम, अब आपको तुरंत तो लाइन कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन आएगा, अगर कभी कभी बीच से गैप दे देता है, जैसे आपके टीजीटी पीजीटी वाले कुछ नहीं पाते हैं तो एक क्वेश्चन बनाते हैं कि कोई बढ़िया कोटेशन है उसकी लाइन ले लेते हैं और उसमें का एक वर्ड को गायब कर देते हैं और 4 ऑप्शन देते हैं, बताओ कौन सा होगा इसमें से, और वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको लाइन नहीं पता है तो। तो ये ध्यान रखना। बताओ फुल फायदम, लाइन कंप्लीट करिए, फुल फायदम। फुल फायदम 5 दाई लाइज। हाँ, दाई फादर लाइज। Of his bones are common. हाँ बहुत सही, तो थोड़ा सा भी मेहनत करिए आप लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि हु इज द स्पीकर ऑफ द एपिलॉग एंड टू हुम इज इट एड्रेस्ड। एपिलॉग का स्पीकर कौन है? तो ये बहुत ही इजी है, ये तो बार बार बताया जा चुका है प्रास्पेरो। और ये किसको करते हैं? तो इसमें 2 ऑप्शन है, बी है कि डी है भाई, बोलो। डी। हाँ, तो डी इज द राइट आंसर। ऑडियंस को बोलना है। और एक लाइन में मुझे कोई बता सकता है ऑडियंस से कहते क्या है? क्या करो, ऑडियंस क्या करेगा इनके लिए? कोई बता दो मेरे को, ऑडियंस क्या करे? उनसे बात करते हैं तो एक शब्द ऑडियंस से चाहते हैं कि वो करे। एनीवन? सर वो होता है जैसे जो कि सबको बिल्कुल बिल्कुल, अपलॉड जितने लोगों ने बोला दे आर करेक्ट। और बाकी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन उन सबसे बोलते हैं कि भाई अब आप लोग अपलॉड करिए, यानी अब कहानी खत्म हो गई। एक मूवी मैंने देखा था बहुत पहले जिसमें गाना है जब तक रहेगा समोसे में आलू। तो जूही चावला और अक्षय कुमार की मूवी थी वो। उस मूवी में ऐसे ही होता है कि कादर खान जो है जब वो प्ले एंड हो जाता है, मतलब मूवी, तो उसके बाद कहते हैं भाई अब तो सब कुछ हो गया भाई, इधर हीरो हीरोइन की शादी हो गई, अब आप लोग भी जाओ अपने घर के काम में बिजी रहो, है ना, और जो है अब आप यहीं पे खत्म होता है। तो मतलब कई बार ये एपिलॉग जैसा ही है कुछ कि प्ले एंड हो गया, अब वो आगे का सीन कोई और थोड़ा सा बताएगा और फिर कहेगा फिर ठीक है, तो ऑडियंस से बात करता है डायरेक्ट। और मुझे उस मूवी के अंत वाले सीन को अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं इंटरनेट से, ऐसा लगता है जैसे वो टीवी में से निकल के आप ही से बात करना चाहता है ऑडियंस से, इस तरह से। तो ऐसा होता है कई बार। तो दिस इज द मशीनरी ऑफ प्ले, राइटिंग अ प्ले। तो ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, मैं मूवी का एग्जांपल देता हूं तो कोई नाराज तो नहीं हो। देखो भाई लिटरेचर वाले हैं, मूवी देखते हैं जम के, कभी देखा है बहुत ज़्यादा, है ना, और आज भी देखने की इच्छा रहती है, लेकिन आज तो आप लोग टाइम ही नहीं देते हो मूवी देखने का। उस दिन मैंने बोला था मैं मूवी देखूंगा, लेकिन नहीं देख पाया, समय नहीं मिल पाया, है ना। तो चलो ठीक है, अभी बंद हो गई है सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थीम ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट। कौन एक थीम नहीं है? अब ये फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, जीआईसी वाले नोट कर लो। कमेंट ऑन द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट।
ठीक है, जो मेजर थीम है टेम्पेस्ट के उस पर कमेंट करिए। राइट द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट विद एम्पल एग्जाम्पल्स या एम्पल कोटेशंस या एम्पल लाइन्स ऑफ द प्ले। ठीक है, आप लाइन्स प्ले के दिखाइए, उसके साथ थीम को जस्टिफाई करिए। ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है आपके लिए, और ये क्वेश्चन आप समझ के अगर लिख लिया तो आपने पूरे प्ले को समझ लिया। तो बोलो भाई, अब यहाँ इसमें डी है। सर सी और डी में कंफ्यूजन है। सी और डी में कंफ्यूजन है। ठीक है, डी एब्सोल्युटली डी है। अच्छा, तो कितने लोग डी मान रहे हैं? सब लोग लिखते जाओ डी, और बी कितने मान रहे हैं? सब लिखते जाओ अपना अपना। सर सी। अच्छा, कुछ लोग सी मान रहे हैं। अच्छा, यानी बी भी लोग मान रहे हैं, सी भी मान रहे हैं, डी भी मान रहे हैं। तो ज्यादा सर नहीं, सी तो है, थीम है सी। अच्छा, सी थीम है, मतलब कौन नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान रखना भाई, ये पूछ रहा है कौन नहीं है, यानी इसका मतलब 3 है और एक कोई है जो थीम नहीं है। बस ये प्रश्न अपने दिमाग में रखना है। सर ए भी है, बी भी है, सी और डी में कंफ्यूजन है। अच्छा, पॉलिटिकल वाले में रीबर्थ थॉट ऑफ लव। सर इसमें डी है। अच्छा, आज मैं सबसे नहीं पूछूंगा, चूंकि देखिए आप सभी को मैं बता दूं कि बहुत अच्छी जगह से स्टडी नहीं किया है। अजीत जी को मैं बहुत मानता हूं क्योंकि बहुत मेहनती पर्सन है। अजीत जी, आप बताइए, मैंने जो अपनी क्लासेस ली हैं उसके आधार पे आप ऐसा क्या पा रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि सर सी भी थीम होगा? सी थीम कैसे होगा? मैंने लगभग हर क्लास में इस चीज पे बात की है, और ये सबको बोलना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं अजीत जी, अगर आ रहा है तो आप ट्राई करिए। सर आपने बताया था कि प्रोस्पेरो के लिए आपने बताया था। बहुत सही, बहुत सही। चलो, इतना आपने बता दिया, बहुत है मेरे लिए। हाँ, दिल जीत लिया आपने। और ये कुछ लोग बी लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों बी लिख रहे हैं, उनको तो समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाँ? आप सभी अगर मेरी दूसरी वीडियो देखे हों, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन डील किए थे, मुश्किल से 10-12 7-8 क्वेश्चन डील किए थे। उस वीडियो के अंत में मैंने लगभग 15 से 20 मिनट समय दिया था। किस लिए समय दिया था? प्रॉस्पेरो के कैरेक्टर स्पीच पे बात किया था। मैंने प्रॉस्पेरो को एकदम पूरा खोद के रख दिया था कि देखो ये प्रॉस्पेरो के लिए क्या क्या चीजें हैं, प्रॉस्पेरो इस प्ले में क्या क्या कर रहा है, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या क्या कैरेक्टर है, क्या क्या रोल अदा कर रहा है। मैंने बहुत बढ़िया से बताया था, और तभी मैंने बताया था कि वो पॉलिटिकल पावर भी पाना चाहता था। अभी कल के लेक्चर में मैंने बताया, मैंने मिरांडा का वो स्टेटमेंट सुनवाया और फिर आपसे बोला कि भाई वो क्यों चाहता है, पॉलिटिकल पावर कैसे पूरा फुलफिल करना चाहता है, और ये क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जब वो ये सोचता है, मैच मेकर भी होता है, जज भी होता है, और पॉलिटिकल क्वालिटीज के अंदर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होता है वो। और सर जब कैलिवन को कुछ सिखाता है तो उसमें वो उसका कोलोनाइजर का काम करता है, और सर उसके पास पावर भी होती है। बहुत सही, क्या बात। लेकिन सर कंफ्यूजन है सर, इसका रीबर्थ होता है ना, जो मिरांडा और उसकी शादी करने के बाद वो चाहता है कि उसकी पावर उसके हाथ में आ जाए। तो सर बी में और डी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, बी और डी में कंफ्यूज हैं। अच्छा, हाँ सर, चलिए कोई बात नहीं है। देखो, इन्होंने पूरे लेक्चर को कितने मन से सुना है। जितने भी मैंने बोले कि ये चीज है उसके अंदर पूरा बिल्कुल फटाफट बता रही हैं। ये 2 दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया है, और आप सभी लोग इनको लेके एग्जाम्पल लीजिए इनसे। इन्होंने एमए अभी हाल ही में एमए किया, इनका रिजल्ट एमए का आया है। सी हैज नॉट डन हर बीएड, और उसके बाद से बीएड शायद आपका नहीं है ना? मेरा एमए हुआ है बस नवंबर 2020 इनका। और ये इतने मन से हमारी क्लासेस ले रही हैं, 2 बार हमारी क्लास को देखती हैं ये, और इनको हर चीज़ याद है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की रिप्लाई करती हैं और सबसे ज़्यादा करेक्ट रिप्लाई करती हैं। जब मैंने कहा कि वीडियो देख लो, तो सबसे पहले यही एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरी वीडियोज़ को देखा, और वीडियो को देखने के बाद ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी भेजा उन मेजर मोमेंट्स का जो मैंने बताया था कि ये ज़रूरी है। बाकी लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि एक बात ध्यान रखना कि आपको वो बच्चे पीछे छोड़ देंगे जो नए नए एमए किए हैं जीआईसी में और यूपी पीजीटी में भी, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके अंदर ज़्यादा उत्साह है, और आप ओवर कॉन्फिडेंट में हैं कि मैंने एग्जाम दे लिया है, मेरा 2 नंबर से चूक गया था, 1 नंबर से चूक गया था। आप बहुत पीछे रह जाओगे, और ये बच्चे आपसे इतना आगे निकल जाएंगे कि वो सारी सीटें फिल हो जाएंगी और आप पीछे रह जाओगे।
ये उन सभी के लिए है जो भी मेरी वीडियो देख रहा है या देखेगा, सभी के लिए है ये संदेश है, ध्यान रखना। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत जिए, मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर जॉय, ये दो चीज़ें आपकी बहुत बड़ी दुश्मन हैं। अपने आप को लेकर बिल्कुल भी संदेह मत रखिए, पढ़ेंगे तभी जीतेंगे, नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे। बोलिए सर। हमें लगता है बी ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि बी जो है इसका थीम नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन है, तो इसलिए बी यहाँ पे ऑप्शन होगा। आप यहाँ पे डिलीट में तो ज़्यादा जब दिक्कत हो, देखो मैंने आप सभी को बोला जब ज़्यादा दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो आप जो है बस डिलीट मेथड का इस्तेमाल करिए। आप जब डिलीट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जब आप डिलीट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो यहाँ पे क्वेश्चन, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बताओ क्या डी ऑप्शन हो सकता है? रीबर्थ हुआ है यहाँ पे, पुनर्जन्म की बात कहीं किसी प्ले में हुई है? इस प्ले में कहीं पर भी नो सर। ये ऑप्शन नहीं है, बस सीधे सीधे बोल दो, खत्म बात। और दूसरी बात है कि बहुत डीप मत जाइए पूजा। जैसे यहाँ पे क्या है ना, कि लेवल पे आप बस इतना जाइए कि इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, फॉरगिवनेस की बात है, वेंजियंस की बात है। वेंजियंस शुरू में बदला लेना चाहते हैं प्रॉस्पेरो, फिर बाद में सबको माफ कर देते हैं, तो दैट विल बी द राइट एंड दैट विल बी वन ऑफ द थीम। न्यू कॉलोनियल इशूज हैं, बिल्कुल इशूज हैं, क्योंकि ये पहले इशूज तो नहीं उठे थे उतना ज़्यादा, लेकिन ये इशूज उठने लगे बाद में, और बिल्कुल इशूज हैं क्योंकि यहाँ पे फिजिकली टार्चर भी कर रहे हैं आप कैलिबन को, और मेंटली भी टार्चर कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जब वो आता है, मैंने कल बहुत बढ़िया से परसों के लेक्चर में बताया था कि जब कौन आता है, एरियल कहता है कि देखिए मैंने आपका काम कर दिया, मैंने शिपरेक करा दिया, अब मेरे को छोड़ दीजिए, तो कितना हड़काते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे मेंटली तुमको मैंने छुड़ाया है, तुम इतने बड़े दास्ता में थे, तुमको मैंने वहां से मुक्त कराया, अब तुम जो है तुरंत फ्री हो जाना चाहते हो, अब बोलो क्या मैं तुम्हें उससे बड़ी सजा दे दूं? तो डराते हैं, धमकाते हैं, पूरा साइकोलॉजिकली वो करते हैं, ठीक है। इसी तरह कैलिबन को लैंग्वेज सिखाते हैं, पूरा जितना भी कॉलोनियल चीज़ें हैं सब आ रही हैं, लैंग्वेज सिखा रहे हैं, उससे सब चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, और फिर जब जान जाते हैं तो कभी भी उनके मन में इच्छा नहीं थी कैलिबन को हम राजा बनाएंगे। वो अलग बात है कि आप कहोगे नहीं, मिरांडा को रेप करने की कोशिश की तो सर उसको उन्होंने ऐसी सजा दी, लेकिन कैलिबन को क्या आपको कहीं दिख रहा है कि वो राजा बनाना चाहते थे? कहीं पर भी मिरांडा को रेप करता है या ना करता वो? तो एकदम क्लियर है यहाँ पे कि कॉलोनियल थीम तो है ही, है ना। दूसरी बात पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ये बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है कि वो, प्लीज आप लोग अपनी आवाज म्यूट रखें, रिकॉर्डिंग को डिस्टर्ब न किया करें। तो अब ध्यान दें कि ये पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है वो बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूक ऑफ मिलान थे वो पहले, फिर उन्हें हटा दिया गया, तो ये ड्यूक ऑफ मिलान बनना चाहते थे, ठीक है। तो एक तो सिंपल सी बात ये है, अगर हम और बड़ी बड़ी बात ना करें तो। दूसरी बात क्या है कि ये भी सोचते हैं कि अगर हमारी बेटी जो है, अगर वो जो है शादी हो जाएगी तो ये किंग ऑफ नेपल्स की क्वीन बन जाएगी। तो ये पॉलिटिकल जो है इनके अंदर एम्बिशन है, बिल्कुल है। तो क्लियर है सभी को? यस सर। सर सॉरी सर, डी भी तो हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? डी? यस। डी कैसे होगा, बोलो। सर फर्डिनेंड मिरांडा को देखते हुए, और शी डज नॉट बोलिए, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, आप पढ़िएगा पूजा, और फिर कोई दिक्कत होगा तो मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, है ना। अभी लग रहा है आप आंसर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, रीबर्थ यहाँ नहीं है, एकदम 100% क्लियर रही है। चलो, व्हाट इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ सेबास्टियन एंटोनियोज प्लॉट? बताइए, सेबास्टियन एंटोनियो का प्लॉट जो है उसका डायरेक्ट रीजन क्या है? ठीक है, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26। डी। ग्रीड फॉर पावर। डी सर। चलिए ठीक है, इसमें ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं करते। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 27। इन इटली व्हाट पोजीशन डू ट्रैंक्विलो एंड स्टीफेनो हेल्ड? ये तो सबको बताना चाहिए, फटाफट बताओ, इन दोनों का क्या पोजीशन है इटली में? जेस्टर एंड बटलर। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
देखिए मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ जो आपके राइटिंग में हेल्प कर सकता है, जो अच्छे हैं, और जो चीज़ें इजी हैं उसको तो मैं तुरंत लेकर चल रहा हूँ। फैक्चुअल है, मैं फैक्चुअल पे ऐसे भी टाइम नहीं देता। तो आप ध्यान रखना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही डिस्कशन करता हूँ। मेरी क्लास की वीडियो की एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसलिए आप सभी के लिए बहुत जरूरी है रिवीजन करना। द टेम्पेस्ट रिपीटेडली अलूड्स टू पैरेलल्स, ध्यान देना, यानी ये बार बार अलूशंस आप समझते हैं, यानी जब किसी भी स्टोरी में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आए जो कहीं और से लिया गया हो, ठीक है, या उसका रेफरेंस कहीं और से लिया गया हो, तो उसको अलूड करना बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं अचानक अभी किसी चीज की बात कर रहा हूं, किसी एक प्ले की, और मैं पैराडाइज लॉस्ट की, और उसको कनेक्ट करूं किसी दूसरी जगह से, तो उसको मतलब होगा एल्यूजन, ठीक है। मैंने उसको एल्यूड किया है, उस पर्टिकुलर जगह से अलूशंस दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज, तो ये बोलना है कि द टेम्पेस्ट रिपीटेडली अलूड्स टू पैरेलल्स, मतलब कंपैरिजन करते हैं, एकदम पैरेलल की बात करते हैं कि जैसा उसमें ऐसा यहां भी है, एंड टेक्स थीमेटिक कंसर्न, और थीमेटिक कंसर्न भी लेते हैं उस पर्टिकुलर जगह से। अब वो कोई वर्क हो सकता है, तो बताओ ऐसा कौन सा वर्क है जहां से ये बार बार टेम्पेस्ट में अलूशंस लेने की बात की गई है, वहां से रेफरेंस लेने की बात की गई है। एनीवन? सर डी सही है। अब यहाँ पे मैं जानता हूं कि आप सभी केवल अंधी मारना जिसे हिंदी में बोलते हैं, मैं ऐसे भी शब्द का यूज करूंगा क्योंकि आप नहीं जानते हो, तो आप बोलो, फिर भी आप लोग मारिए, देखते हैं कितने आप लोग बता पाते हो, कोशिश करिए। सर डी। डी बोलते रहिए, बोलते सर रहिए। ए, सर ए, ए, सर डी। अच्छा डी, बोलते रहिए, बोलते रहिए, सबके सर जवाब डी, आने सर चाहिए मेरे डी। को, सबके जवाब सर आने डी। चाहिए। अब इसको मैं ऐसे बोलूंगा तो सही नहीं होगा, तुरंत मैं आपको पेज नंबर दिखा देता हूं। पेज नंबर 19 पे आते हैं। जिंदगी में याद रखेंगे आप लोग भी, किसी ने ऐसे पढ़ाया, तो देख लीजिए फिर, पेज नंबर 19, ठीक है। एड्रियन के स्पीच को ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है? विडो डिडो, विडो डिडो, फिर देखिए, सेड यू मेक मी स्टडी ऑफ दैट शी वाज ऑफ कार्थेज। अब जितने लोग नेट की तैयारी किए हों, आप में से शायद मुझे बता दें कि एक बहुत फेमस प्ले है डिडो के नाम से, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स में से किसी एक ने लिखा है। डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात या है। क्वीन ऑफ डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, कार्थेज, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। सिरिलियन वेस्टलैंड में भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है ये तो हमें पता चल गया कि डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज जो है क्रिस्टोफर मार्लो का एक वर्क है, लेकिन फिर यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि ये उनका ओरिजिनल वर्क नहीं है, क्योंकि ये जो डिडो नाम का कैरेक्टर है ये किसी एंशिएंट ग्रीक वर्क में आया हुआ है ये कैरेक्टर, और वहां से उन्होंने लिया है। तो अभी हमको सिर्फ क्रिस्टोफर मार्लो से नहीं, अब उसके पहले जाना है। अब बताओ कि ये डिडो वर्क कहां से लिया गया है। डिडो नाम का जो कैरेक्टर ये किसी ग्रीक वर्ड में है, जो ग्रीक वर्क है। वर्जिल मेटामॉर्फोसिस। नो नो नो, अब यहाँ पर लिखो कि वर्जिल ने एक प्ले लिखा है, एक वर्क लिखा है। हाँ, बहुत सही, बहुत सही, एनियट, ठीक है। वर्जिल ने जो है एक इपिक लिखा है जिसका नाम है एनियट, AENEID, ठीक है। ये ध्यान रखना, उसमें ये कैरेक्टर आती है पहली बार, और ये कैरेक्टर उसके, ये भी बहुत डीप जाके बता दे रहा हूँ ताकि जिंदगी में कभी मिस्टेक ना हो। 1 2 4, और जिसको बता दो खुश भी हो जाए। जो बुक है, जो एनियड की बुक है 1 2 4, उसमें ये डिडो नाम का कैरेक्टर आया है। वर्जिल के एक बुक का नाम है एनियड, एनियड के बुक 1 2 4 में ये डिडो नाम के कैरेक्टर का जिक्र हुआ है। क्लियर है सभी को? यस सर। तो अब एकदम डीप आप घुसते जा रहे हैं, और अगर दिल में कभी बहुत अच्छा लग जाए तो एक बार अच्छे अच्छे कुछ कमेंट कर दिया करना आप लोग। तो ये बता दो कि अब आंसर क्या होगा आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे रेफरेंस के आधार पे? ऑप्शन ए। अब तो कभी भूलने का सवाल ही नहीं उठता। अब मेरे ख्याल से तो नहीं आप भूलोगे, टेस्ट को दिखा के बता दिया।
भूलोगे भाई? नो नो सर, सर। नो सर। आगे आते हैं। आज तो फिलहाल कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। तो 7 बजे से पहले ही, अब देखिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि आपकी क्लास 7 बजे से पहले हर हाल में मैं ख़त्म कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग वर्कर हैं जिनको जाना होता है तो दिक्कत होती है, और मैं खुद अपनी फैमिली को और अपने आप को समय नहीं दे पा रहा हूँ। ये बहुत दुख की बात है, और मुझे रोज़ रोज़ जो है कुछ सुनना पड़ता है, हैं? तो चीज़ें जो है मैं भी मैनेज करूँ। और विच करेक्टर मेक्स अ स्पीच एक्सप्रेसिंग his or her belief in utopian ideas? बता दो भाई। ये जो आंसर बता देगा तो फिर दिल ही खुश करेगा। देखते हैं कौन बताता है। कौन सा ऐसा करेक्टर है जो स्पीच देता है, ठीक है, सर गोंजालो। और वो स्पीच जब देता है, अच्छा पूजा आप, अच्छा चलो बोल ही दे रही हो, आप थोड़ा रुक के बोला करो, है ना भाई। पूजा के बारे में आप सभी को बता दूं, पूजा ज़्यादातर क्वेश्चन का जवाब दे ही देंगी, क्योंकि रीज़न है कि सी JRF, अभी हाल ही में इन्होंने JRF क्वालिफाई किया है, और ये हमारे नेट की बैच की वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट थी। बहुत मेहनत इन्होंने किया, ठीक है। ये पहले से भी नेट थी, और इन्होंने हमें ज्वाइन किया था JRF के लिए। हमें खुशी है कि ये JRF क्वालिफाई की हैं, तो आप लोग इनको एक मैसेज में कांग्रेचुलेसन भेज सकते हैं। तो ये हमारे बैच की JRF स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे नंबर के साथ इन्होंने JRF क्वालिफाई किया है, और ये बहुत मेहनत की हैं, इनको बहुत सी चीज़ें तो इसलिए बिल्कुल बताएंगी बहुत से क्वेश्चन का। तो पूजा आप थोड़ा सा रुक के बताइएगा, है ना। चलिए, तो अब जो है, विच कैरेक्टर मेक्स अ स्पीच एक्सप्रेसिंग हिज और हर बिलीफ इन यूटोपियन आइडियाज। तो अब जो है बताइए भाई, यूरोपियन आइडियाज में अब बता ही चुकी हैं पूजा, तो गोंजालो हैं, ध्यान रखना। यूरोपियन है कि यूटोपियन? हाँ सॉरी, अगर मैंने यूरोपियन गलती से बोल दिया तो उसे माफ करिएगा। यूटोपियन है ये, है ना, यूटोपियन। अब ये जब बात आ रही है यूटोपियन, तो आप में से कोई बता सकता है सर ये यूटोपियन आइडियाज क्या होता है, या यूटोपिया इसी से एक शब्द बना। आप सभी को पता होगा कि थॉमस मैलरी का एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है यूटोपिया, ठीक है। तो ये यूटोपिया क्या होता है, एनीवन? थॉमस मोर का है। थॉमस मूर। जहाँ सब कुछ अच्छा होता है सर। जहां सब कुछ अच्छा अच्छा हो। एक हिंदी में शब्द बोलते हैं राम राज्य। राम राज्य, तो राम राज्य का मतलब कि जहां पे सब कुछ अच्छा हो, हर चीज अपने हिसाब से हो, आइडियल प्लेस। हाँ, एक आइडियल प्लेस, जो इसका एकदम ट्रांसलेशन होगा आइडियल प्लेस, ठीक है। यानी ऐसी जगह पे जहां पे किसी प्रकार का खून खराबा ना हो, चोरी ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसी बात होती है यूटोपिया, ठीक है। तो आपको पता है जो यूटोपियन आइडियाज होते हैं, यूटोपियन आइडियाज का मतलब केवल अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक है। ऐसी चीजें जो हो ही नहीं सकती, सिर्फ काल्पनिक बातें करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूटोपिया का होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अच्छाई और बुराई का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। तो इस दुनिया में हर जगह कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, और जब उनका भाई उन्हीं में कंट्रास्ट होता रहता है, इसी तरह पूरी दुनिया चलती रहती है। तो बिल्कुल यूटोपियन वर्ल्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, अब वो सिर्फ कल्पनाओं में हो सकता है। तो ये इसी पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूटोपिया जो है थॉमस मूर का जो है एक रचना है, ठीक है, जो बहुत ही फेमस वर्क है, ये यूटोपिया नाम से ही उन्होंने लिखा है। अच्छा, दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है, यूटोपियन आइडियाज क्या है ये आप सभी समझ चुके हैं। और जब मैंने आपसे बोला था कि गोंजालो के बारे में बहुत बड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, तो यही मैंने बोला था कि गोंजालो की एक पूरी स्पीच है यूटोपियन आइडियाज पे बेस करके, ठीक है। तो आप गोंजालो को एक बहुत बड़ा थिंकर भी मानेंगे, और जब भी गोंजालो से रिलेटेड कैरेक्टर स्केच लिखने को आएगा तो ये यूटोपियन आइडियाज वाले उसके स्पीच को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। क्लियर है सभी को? अब चीज, जब हम यूटोपिया की बात करते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में एक और बात आना चाहिए, डिस्टोपिया। तो ये डिस्टोपिया क्या है? यूटोपिया तो आप समझ गए, यूटोपिया समझ गए कि अच्छा आइडियल, हाँ, तो डिस्टोपिया इज जस्ट अपोजिट, यानी जहां पे बिल्कुल अलग हो, जैसे बिल्कुल मारकाट मचा हुआ हो, कोई एक दूसरे के लिए बिल्कुल सोचता ना हो, जिसको पा जाए उसकी हत्या कर दे, हैं, बिल्कुल भी त्राही त्राही मचा हो, ऐसी दुनिया को डिस्टोपिया बोलेंगे। मुझे किसी एक वर्क का नाम बता सकते हैं आप लोग जो बहुत मैकबेथ ऐसा है? मैकबेथ तो आज की दुनिया है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है। और एक बताइए, एक बहुत ही फेमस वर्क है उसका, जॉर्ज ऑरवेल।
जॉर्ज ऑरवेल ने क्या, जॉर्ज ऑरवेल 1984। 1984, बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल, 1984 का जो है वो डिस्टोपियन वर्ल्ड है। बहुत सही, बहुत सही। 1984 जिसने बोला, जॉर्ज ऑरवेल ने जो लिखा है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, डिस्टोपियन वर्ल्ड को प्रेजेंट करता है। ये 1984 एक वर्क का नाम है, नॉवेल का नाम है जॉर्ज ऑरवेल के। आप सभी को मैं बता दूं कि जॉर्ज ऑरवेल बहुत बड़े राइटर हैं। जब पॉलिटिकल राइटर की बात आती है, पॉलिटिकल नॉवेलिस्ट की बात आती है, तो जॉर्ज ऑरवेल का सबसे पहले नाम लिया जाता है। जॉर्ज ऑरवेल ने 2 वर्क लिखा है, एक एनिमल फार्म लिखा है, ठीक है, और बहुत ही फेमस वर्क है, और दूसरा है 1984। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जॉर्ज ऑरवेल आपके जीआईसी के सिलेबस में दिए गए हैं, तो इसलिए जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ने में तो भाई बहुत मजा आने वाला है। आपको मैं पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा जॉर्ज ऑरवेल, है ना। बहुत ही जबरदस्त लिखते हैं जॉर्ज ऑरवेल। क्या लिखते हैं वो तो हम देखेंगे। अच्छा, अब ये इसके बाद हम डिस्टोपिया की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, अगर डिस्टोपिया के लिए बहुत बढ़िया एक वर्क की बात करें तो बहुत ही फेमस वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ये कभी मत भूलना, ठीक है। राइटर का नाम आप लोग बता सकते हैं कोई? विलियम गोल्डिंग। हाँ, विलियम गोल्डिंग, बहुत ही फेमस विलियम राइटर गोल्डिंग। हैं, और बहुत ही बढ़िया ये वर्क है। इसको जरूर आप लोग इसकी कहानी पढ़ लेना। अगर लिटरेचर पढ़ना है, ये समझना है, सीखना है, मजा से हर चीज याद रखना है। हाँ ठीक है, तो समरी जरूर पढ़ लेना इसकी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा रेफरेंस होने जा रहे हैं, हो जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोग इसमें गुस्सा रहे होंगे, सर 7 बजे से पहले सर आज वो नहीं खत्म कर पाएंगे लग रहा है। हाँ, ऐसे भी कुछ लोग होंगे, तो गुस्सा रहे हैं तो गुस्सा आप लोग मैसेज बॉक्स में जो है जरूर दिखा दिया करिए, ताकि हम तुरंत डर जाया करें और जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश किया करें। प्रॉस्पेरो इज ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्टेड इन एक्ट 4। अब देखते हैं पूरी तरह से, मतलब प्रॉस्पेरो जो है एक्ट 4 में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी चीज से। आप लोग बता सकते हैं किस चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हैं? लुआंडा एंगेजमेंट। अरे भैया, एक्ट 4 सीन 1 में तो खुश होकर पहली बार एक्सेप्ट करते हैं, यस तुम्हारी शादी करवा रहे हैं हम, और मास्क होता है, तो काहे भैया नाराज हो जाएंगे? हैं, ऐसा मत करिए आप लोग। देखिए, हम इतना डिटेल में इतना बढ़िया से बताते हैं कि मिस्टेक वाली तो स्टेटमेंट आप बोल ही नहीं सकते। कैलिबन स्केप करता है नहीं, टिंकलो जेस्टिंग, इससे कोई मतलब है नहीं। डिलीट मेथड का इस्तेमाल करिए, और पहला ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, मैंने आप लोग को इतने मेथड बताए हैं। डिलीट मेथड, ये डिलीट मेथड रामबाण है, पैनेसिया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में एसएससी में आ चुका है, आपके एग्जाम में भी आ चुका है पैनेसिया। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में पैनेसिया मतलब इंग्लिश में बताइए, हिंदी में नहीं। बोलो फास्ट। फॉर ऑल डिसीज। हाँ, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। ठीक है, और इसका आंसर होगा ए। खुद के मैजिक से बहुत परेशान हो गए, कहें मैजिक बहुत कुछ कर रहा है भाई, अब मैजिक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और तभी तो डिसाइड करते हैं, और फिर लास्ट में जो है एक्ट 5 में छोड़ देते हैं मैजिक पूरी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। 31 क्या बोल रहा है? विच कैरेक्टर मेक्स द रिमार्क वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन? ये यहीं पे बोलते हैं, जब ये इनको मैजिक छोड़ना है ना, तो ये उसी समय बोलते हैं कि देखो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब खत्म हो जाती हैं जो भी मैजिक से चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, और हम लोग भी कुछ वैसे ही हैं। बोलो कौन बोलता है? प्रॉस्पेरो। ठीक है, प्रॉस्पेरो, याद रखना। ये मैं लाइन आपको जो है समय ही नहीं है, देखते हैं। अब ये लग रहा है रिकॉर्ड ही करके वीडियो डालना पड़ेगा। बहुत बढ़िया लाइन है, तो ये मैं आप लोग को दिखा दूंगा, बाद में भेज दूंगा। अब तो आज प्रॉस्पेरो की लास्ट क्लास है, अब नहीं ले पाऊंगा प्रॉस्पेरो। 32 क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ठीक है, प्रॉस्पेरो मैंने बोला तो उसी का कैरेक्टर ही है ना, मेन कैरेक्टर। प्रॉस्पेरो के बिना टेम्पेस्ट कहाँ है? ठीक है, 32। विच कैरेक्टर्स रिपेंट देयर डीड्स अगेंस्ट प्रॉस्पेरो एट द प्लेज एंड? प्ले के एकदम एंड में, ठीक है, कोई 2 कैरेक्टर हैं जो अपनी गलतियों को मानते हैं, उसके लिए रिपेंट करते हैं। आप मुझे बताएंगे कौन से कैरेक्टर हैं? ये क्वेश्चन सब लोग गलत करते हैं, मैक्सिमम। देखते हैं आप क्या सोचते हो, और थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो सही बताओगे। मैसेज तुरंत लिखिए भाई, फास्ट। एंटोनियो कैलिबर सर। रितेश जी ने बोला है। नहीं रितेश जी, थोड़ा सा देखिए अभी। और आप मैक्सिमम लोग यही बोलोगे, एंटोनियो कैलिबन, मैं जानता हूं।
और आप एग्जाम में गलत करके आओगे। इसका आंसर होगा एलेंसो एंड कैलिबन। ठीक है, अगर रिपेंट करने की बात किया जाए तो सिर्फ 2 कैरेक्टर करते हैं रिपेंट लास्ट में। ठीक है, आप जानते हैं एंटोनियो तो कुछ बोलता ही नहीं है, एकदम शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है एंटोनियो कि भैया मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, कुछ नहीं बोल रहा ये। केवल एलेंसो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि बहुत दुखी हैं। ठीक है, और जब प्रास्पेरो देखते हैं कि नहीं अब इनको जो है इनकी मिरांडा से शादी भी हो रही है तो खुश होते हैं और अपनी गलती भी पहले ही मान चुके हैं, ये फिर मानते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलिबन इनको सबसे पहले प्रास्पेरो आते किसको हड़काते हैं बताओ भाई? प्रास्पेरो सबसे पहले आते किस कैरेक्टर से बात करते हैं, किसको ब्लेम करते हैं? कल ही मैं बता चुका हूं। ठीक है, एंटोनियो को नहीं करते हैं जो कि सबसे बड़ा विलेन है, करते हैं किसको? एलेंसो को। और फिर उसके बाद से जो ध्यान रखना कि कैलिबन जो है, कैलिबन और ये जितने भी लोग होते हैं, जब सारी बातें हो चुकी हैं, मिरांडा भी मिल चुकी हैं अपने ससुर जी से, तब जाके कैलिबन और स्टेफेनो और एक और कैरेक्टर ट्रिंकुलो, इन तीनों को लाया जाता है। ठीक है, और फिर ये खूब हड़काते हैं, बोलते हैं कैलिबन के बारे में। ठीक है, तो कैलिबन फिर यहाँ सॉरी फील करता है और फिर उसके बाद से प्ले आपका फिर एंड हो जाता है। ठीक है, प्रोलॉग इपिलॉग बचता है केवल। तो ये एलेंसो एंड कैलिबन, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33, विच कैरेक्टर मेक्स अ पॉजिटिव अप्रेजल ऑफ आइदर कैलिबन और आइलैंड्स नेटिव्स? अब फिर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कैलिबन के लिए भी पॉजिटिव अप्रेजल करता है शुरुआत की बात, और आइलैंड के नेटिव्स की भी बात करता है। तो यहां पे क्या आंसर हो सकता है? तो यहां पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। कुछ लोग डी लिख रहे हैं, इसमें सब लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहां पे आप सिंपल सा बात करिए ना कि आप डिलीट मेथड का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे गोंजालो इज द बेस्ट ऑप्शन। गोंजालो को आप क्यों लेंगे? आप कैलिबन के नाम को लेके बिल्कुल कंफ्यूज न होइए, आप सिर्फ आइलैंड नेटिव्स की बात करिए। वो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं उनकी स्पीच की लाइन आपको बता दूंगा, आप उसे जरूर पढ़ लेना। वो कॉमनवेल्थ, एक वर्ड याद रखना, सब लोग नोट कर लो, ये बहुत ही फेमस वर्ड है। सोचिए शेक्सपियर, जो हम कॉमनवेल्थ लिटरेचर की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बात करते हैं, शेक्सपियर ने बहुत पहले ये बात कर ली थी। और किस प्ले में बात किया? टेम्पेस्ट में। ये सर ये क्वेश्चन भी आता है कॉमनवेल्थ पे। हाँ, तो ये याद कर लीजिए कि जब गोंजालो जो है यूटोपियन वर्ल्ड की बात करते हैं तो अपनी लाइन की शुरुआत ही करते हैं कॉमनवेल्थ से। ठीक है, और रुकिए, अब बात आ ही गई है तो भाई आपको मैं सुना ही देता हूँ। बहुत मतलब जो है पूरा कॉमनवेल्थ के बारे में बात करते हैं। पेड़ सब इधर से उधर हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। हाँ, गोंजालो, देखो गोंजालो क्या बोल रहे हैं, इन द कॉमनवेल्थ, इनकी लाइन ही है, इन द कॉमनवेल्थ आई वुड बाय कॉन्ट्रेरीज एग्जीक्यूट ऑल थिंग्स। ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ का मैं, बल्कि मेरे को सब करना चाहिए यहाँ पे, काश मैं यहाँ का राजा होता। मतलब ऐसा सोचते हैं, उनके मन में कोई बहुत ज़्यादा डिजायर नहीं है स्ट्रांग, बस वो ऐसा एक कल्पना करते हैं एज अ थिंकर होने के नाते। फॉर नो काइंड ऑफ ट्रैफिक वुड आई एडमिट, यहाँ पे किसी भी प्रकार की ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही शांति है, कितना लोग शांति से रह रहे हैं। नो नेम ऑफ मजिस्ट्रेट, कोई मजिस्ट्रेट की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई जज नहीं है, किसी को कोई दंड सुनाने वाला नहीं है। लेटर्स शुड नॉट बी नोन, किसी प्रकार के कोई लेटर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। रिचेज, पॉवर्टी एंड यूज ऑफ सर्विस, नन, कुछ भी नहीं है। गरीबी, अमीरी, किसी की सर्विस को यूज करना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कितना बढ़िया जगह है, व्हाट एन यूटोपियन वर्ल्ड इट इज। कंट्रास्ट, सक्सेशन, बोर्न बाउंड, मतलब ये बहुत एक लंबा स्पीच है इनका। ठीक है, और ये बोलते हैं फिर 2-3 स्टेटमेंट में लगातार स्पीच देते ही रहते हैं। तो ये बहुत ही फेमस, ध्यान रखना कि कॉमनवेल्थ वर्ड अगर किसी प्ले में सबसे पहले आया है तो दैट इज टेम्पेस्ट ओनली, और अगर कॉमनवेल्थ आइडियाज यूटोपियन वर्ल्ड की बात करते हैं शेक्सपियर तो दैट इज टेम्पेस्ट। तो ये बहुत ही फेमस आप सभी के लिए ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? हु परफॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बिथ्रोडल मास्क इन एक्ट 4? ये तो तुरंत बताना चाहिए, बताओ। लिम्स। सोचिए कौन परफॉर्म?
सिर्फ निम्स नहीं है, एरियल एंड आइलैंड स्पिरिट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और यहाँ पे मतलब कौन करवाता है, तो ये लोग हैं, ठीक है, एरियल एंड आइलैंड स्पिरिट, तो ध्यान रखना इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप बोलोगे सर निम्फ भी हैं, तो यस निम्फ हैं, लास्ट में वो भी ज्वाइन करती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एग्जाम में मतलब ये कठिन क्वेश्चन बना दे, बहुत कठिन बना दे, तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताओ मास्क में कौन कौन से लोग जो है परफॉर्म करते हैं, तो कोई मुझे बता सकता है सबके नाम जल्दी? आइरिस, सिरिस एंड जूनो। ठीक है, ये तो गॉडेसेस हैं, और इनके अलावा और भी कोई है? तो याद रखना इनके अलावा बाद में जो है निम्स भी आती हैं और कुछ फार्मर्स भी आते हैं। फार्मर्स ये आप नहीं कर पाओगे, आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है तो, और अभी समय नहीं है टेक्स्ट दिखाने का। तो कुछ फार्मर्स भी लास्ट में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, फार्मर्स, निम्स, ठीक है, ये लास्ट में ज्वाइन करते हैं। और इनके पहले 3 गॉडेस हैं, ठीक है, 3 गॉडेस का नाम फिर से एक बार बोल दीजिए काजल। आइरिस, सिरिस एंड जूनो। हाँ, तो याद रखना जूनो कौन है भाई? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? क्वीन ऑफ ग्रीक गॉड। क्वीन ऑफ ग्रीक गॉडेस। क्वीन ऑफ मैरिज होती है वो। नहीं, फिर तो मैरिज वाले में गड़बड़ कर देंगे आप। मैरिज जूनो की क्वीन ऑफ ग्रीक गॉड। क्वीन ऑफ ग्रीक गॉड। हाँ सर वो रोमन की होती है, रोमन की, ठीक है, ठीक है। रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज। कौन है? जूनो, जूनो। नहीं, ऐसा तो नहीं मिला। अगर ऐसा होगा तो ठीक है, आप रेफरेंस के साथ ग्रुप में भेजिएगा, सबको पता चल जाएगा, है ना। फिलहाल अभी जो हमारे पास रेफरेंस है उस रेफरेंस के हिसाब से वो क्वीन ऑफ गॉड्सेस है, ठीक है, जूनो। और इन लोग ये जो तीनों के मैंने नाम बताया, ये तीनों की विशेषता है कि जब भी कोई शादी होती है ना तो उसमें ये लोग जाते हैं ब्लेसिंग देने के लिए, ठीक है, तो इसलिए ये लोग यहाँ भी आए हैं ब्लेसिंग देने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। व्हाट इज द लास्ट एक्ट ऑफ प्रॉस्पेरोज मैजिक दैट इज शोन इन द प्ले? ये आप बता दो तो फिर दिल खुश हो जाए कि सबसे लास्ट में प्रॉस्पेरो क्या करता है। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा वो बता देंगे क्योंकि वीडियो में करते हुए दिखाया गया है। सबसे लास्ट में जो प्रॉस्पेरो का मैजिक है, सबसे अगर लास्ट एक्ट कोई बोला जाता है मतलब सबसे अंतिम एक्शन मैजिक के द्वारा अगर कोई प्रॉस्पेरो करते हैं तो क्या करते हैं? एनीवन आंसर दीजिए, ABCD फास्ट। भाई अब देखो यही दिक्कत है, आपका मैसेज नहीं आएगा तो फिर इतना ज़्यादा मत सोचिए, रिप्लाई करिए। और रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब जब मैं आपसे पूछूं आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो समझ जाओ कि आपने तैयारी नहीं की, आपने रिवीजन नहीं किया है, और उस दिन जाके रिवीजन करिए पुराने वीडियोज का, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है आपके साथ। सब लोग गलत बता रहे हो, सब लोग गलत बता रहे हो, क्योंकि किसी ने वीडियो देखा ही नहीं मन लगाकर। हाँ, इसका आंसर होगा A, आंसर A। सबसे लास्ट में वो क्या करता है? सर्किल बनाता है अपने मैजिक, ठीक है, जो उसके पास रहता है, उसके पास छड़ी रहती है, उससे एक सर्किल बनाता है और उससे बोलता है सबको लेके आओ। किससे बोलता है? एरियल से। और जब सबको लेके आ रहा होता है उसी दौरान वो छड़ी से एक सर्किल बनाता है कि जितने भी लोग आएंगे वो सब सर्किल में खड़े हो जाएंगे, यानी उसके ऊपर उसका मैजिक काम करेगा। क्लियर है सभी को? अब अभी समय नहीं कि मैं आपको टेक्स्ट दिखाऊं। हाँ, टेक्स्ट में है। यस सर। तो ये बिल्कुल मत भूलना, सबसे लास्ट में वो बस एक सर्किल बनाता है अपने मैजिक वाले वाइंड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज जो चीजें आपने सीख ली है ना, कभी अब ये तो भूलने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल याद रखना। 36 पे आते हैं। और थ्रू अ स्पीच इन एक्ट 5 प्रॉस्पेरो इज अलाइंड विद व्हाट मैजिक रिलेटेड माइथोलॉजिकल कैरेक्टर? ये फैक्ट है, ये भी आप नहीं बता पाओगे, मुझे मालूम है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। इसमें सीधे सीधे याद कर लो, मीडिया। ए ऑप्शन, ठीक है, इसको याद कर लो, इसको रट लो, ठीक है, कि ये जो है मैजिक रिलेटेड माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मीडिया की बात करता है, ठीक है। ए। क्वेश्चन नंबर 37। ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले प्रॉस्पेरो हैज मोस्ट इन कॉमन इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री एंड पावर विद? ये तो बहुत आसान है, सभी बता देंगे कि प्रॉस्पेरो किसके मतलब एकदम बिल्कुल अलग उल्टा खड़ा है इस पूरे प्ले में। कौन ऐसा कैरेक्टर है जो उससे हिस्ट्री पावर में उसके खिलाफ मतलब एकदम ठीक उसके सामने स्टैंड करता है प्रॉस्पेरो? एनीवन? जवाब नहीं आ रहा अभी, तुरंत फास्ट मैसेज दिया गया।
बी अलॉन जो होता है ना। नहीं नहीं ठीक है, आप मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, मैसेज करिए फास्ट सभी लोग। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छी तरह से याद रखना, जो साइकोरैक्स होता है उसकी विशेषता क्या है कि साइकोरैक्स जो है ये कैसी है, निगेटिव है, निगेटिव कैरेक्टर के रूप में आई है। प्रास्पेरो मतलब ये भी मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, साइकोरैक्स भी, लेकिन ये निगेटिवली इस्तेमाल करती हैं। और प्रास्पेरो भी बहुत पावरफुल है, मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिवली यूज करते हैं। बस ये दोनों में अंतर है, दोनों के पास सेम क्वालिटीज है, एक तरह की क्वालिटीज है, लेकिन साइकोरैक्स इज निगेटिव वन एंड प्रास्पेरो इज पॉजिटिव वन, बस ये अंतर है, बस ये ध्यान रखना। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट ही हैं। 38 की बात करते हैं। व्हाट पोजीशन इन व्हाट रियल डिड प्रास्पेरो होल्ड? ठीक है, ये बहुत इजी है। किस जगह पे कौन सी पोजीशन प्रास्पेरो की थी? तो प्रिंस ऑफ मिलान। क्वेश्चन आंसर नंबर सी। बस अब होने ही वाला है, बहुत हम लोग करीब पहुंच गए, सिर्फ 40 क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उम्मीद है कि हो जाएगा। चलो बता दो जल्दी से भाई। क्वेश्चन नंबर 39, एरियल इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताते जाइए। एरियल क्या है भाई? तो एरियल क्या है? मैजिकल स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इन द एंड हु डिक्लेयर दैट प्रास्पेरोज फार्मर रियल्म बिलोंग टू प्रास्पेरो वंस अगेन? रियल का मतलब जो पुराना किंगडम है, तो कौन बोलता है कि प्रास्पेरो का जो पुराना किंगडम है उसको फिर से दिया जाता है? हु कैन डू दिस? एलेंसो, क्योंकि एलेंसो किंग है और ये डिसीजन ले सकता है, ठीक है, इसलिए उसने बोला। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब आप बताओ कैसा लगा आपको? आज हमने प्ले को एंड कर दिया, द टेम्पेस्ट। सर एक क्वेश्चन है। अच्छा बोलिए। सर इस जो साइकोरैक्स है वो तो कभी प्ले में दिखता नहीं है हम लोगों को। बिल्कुल नहीं दिखता, उसके बारे में सिर्फ बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि साइकोरैक्स की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये जब आइलैंड पे प्रास्पेरो आते हैं ना, तो प्रास्पेरो के आने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है। और वो गड़बड़ी क्या हुई है कि उसने डेथ से पहले बहुत से जो स्पिरिट्स हैं ना उनको कैद कर रखा था, ठीक है। तो जब ये आते हैं, कौन, प्रास्पेरो आते हैं, तो ये अपने मैजिक से उन सारे स्पिरिट्स को छुड़ा लेते हैं। और जब ये छुड़ा लेते हैं, कैलिबन की मदर कौन थी? साइकोरैक्स थी, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि जब ये आते हैं तो आने के बाद ये क्या करते हैं कि अपने मैजिक से सबको वहां पे छुड़ा लेते हैं और सबको अपना गुलाम बना लेते हैं। फिर ये अपने हिसाब से जो चीजें होती है सबसे करवाते हैं। तो इस तरह से जो है चीजें होती हैं। और कैलिबन की मदर हैं वो साइकोरैक्स। तो शुरू में कैलिबन को ये कहते हैं भाई, उनको हेल्प करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज और बहुत सी चीज़ें। और कैलिबन इनको हेल्प भी करेगा, बहुत सी चीज़ों को दिखाने में नए हैं, तो कैलिबन की हेल्प से सारी चीज़ों को घूमते हैं, देखते हैं, जानते हैं सीक्रेट्स को। और बाद में जब कैलिबन गड़बड़ी करता है तो कैलिबन को ये सजा भी देते हैं। तो इसीलिए तो कैलिबन नाराज है, क्योंकि साइकोरैक्स पहले उस जगह की मालकिन थी, एक तरह से लॉर्ड थी, सारी चीज़ों को वो मैनेज करती थी। तो उसके मरने के बाद कैलिबन को मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि ये एज अ कोलोनाइजर आते हैं और ये पूरे पे अधिकार जमा लेते हैं, ये पावरफुल हैं, तो ये जमा लेते हैं। तो इस बात से भी कैलिबन बहुत नाराज है। चलिए, सिर्फ एक थैंक यू मिला है, ये दिखाता है कि आपका कंसर्न क्या है। ओके, थैंक यू एवरीवन दैट यू ज्वाइन द सेशन। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. Good morning, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.